दिल्ली से सटा हाईटेक शहर नोएडा। वही नोएडा जिसे सीएम योगी यूपी के विकास का प्रतीक मानते हैं, जहां भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और जहां यूपी के सबसे बड़े डेटा सेंटर के साथ एआई हब बनाने की तैयारी है, उस नोएडा के सेक्टर 150 में हुई एक इंजीनियर की मौत ने विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। अभी हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की उस संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, जहां 80 बचाव कर्मी और रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में एक 27 साल का नौजवान अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर ये बताता रहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन मौके पर मौजूद वर्दीधारियों को लगा कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया हो सकता है, यदि हम बचाने गए तो हमारी ही जान चली जाएगी। आखिरकार हुआ ये कि सरकारी व्यवस्था की लाचारी ने एक 27 साल के होनहार को उसके माँ बाप, दोस्त और परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। जिस रात यह हादसा हुआ उस समय युवराज की कार सेक्टर 150 के पास बन रहे मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। बेसमेंट में खुदाई की वजह से लबालब पानी से भरा हुआ था। उस दलदल में युवराज करीब 2 घंटों तक फंसे रहे। इस दौरान उनके पिता राजकुमार मेहता ने अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को डूबते हुए देखा। उन्होंने बिना किसी देरी के सरकारी तंत्र यानी 112 पर फोन किया। पुलिस की गाड़ी आई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी बुलाई गई, लेकिन उन 80 कर्मियों में से किसी ने पानी में उतरने का साहस नहीं दिखाया। वहां कोई बहादुर था तो वो था डिलीवरी बॉय मुनेंद्र, जिसने हिम्मत करते हुए रस्सी बांधकर पानी में उतरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना को याद करते हुए पिता राजकुमार बताते हैं कि कोहरे के बीच मैंने देखा कि कार पानी में है और बेटा उसकी छत पर लेटा हुआ है। वो सड़क से करीब 60 फीट दूर था। वो लगातार मोबाइल की लाइट जला बुझा रहा था ताकि हम जान सके कि वो जिंदा है। मैं चिल्लाया तो उसकी आवाज आई, पापा बचा लो, हेल्प मी। मैंने डायल 112 पर फोन किया, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ तमाशा हुआ। सरकारी व्यवस्था के तमाशे की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जिन वर्दीधारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को रक्षा करने के लिए नौकरी पर लगाया जाता है, क्या लोग ये इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ दिख छोड़ देंगे? दरअसल घटनास्थल पर रात 12:45 पर पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंचती है। करीब 1:15 बजे एसडीआरएफ और फिर एनडीआरएफ भी आ जाती है और राहत बचाव के नाम पर 80 कर्मचारी मौजूद रहते हैं, लेकिन पानी में उतरने का साहस कोई नहीं दिखा पाता। सब ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया हो सकता है, अंदर जाना सही नहीं है। हालांकि इन सभी की बातों को सुनकर लाचार पिता अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट की माने तो युवराज के फेफड़ों में 200 मिलीलीटर पानी मिला है। उनकी मौत दम घुटने और हार्ट फेलियर से हुई है, यानी अगर समय रहते उन्हें बाहर खींच लिया जाता तो आज वो जीवित होते। लेकिन हमारे यहाँ की सो कॉल्ड मजबूत सरकारी व्यवस्था ने एक पिता के बुढ़ापे की लाठी छीनी। सरकारी मशीनरी के फेल होने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इस मामले में 16 दिन पहले हुए एक हादसे से सबक ले लिया गया होता तो आज युवराज की जान नहीं जाती। दरअसल जहां ये दर्दनाक घटना घटी है उसी जगह पर 31 दिसंबर की रात को एक बड़ा हादसा हुआ था। उस दौरान एक ट्रक बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नाले के आधे हिस्से में जाकर लटक गया था। हादसे में ट्रक चालक की जान बाल बाल बची थी। क्रेन की मदद से अगले दिन ट्रक को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने इस टूटे हुए बाउंड्री वॉल को वैसे ही छोड़ दिया और आज इसी की देन है कि एक बुजुर्ग पिता को अपने बुढ़ापे की लाठी खोनी पड़ी। अब इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के प्रेशर और लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए योगी प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश को हटा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस लोकेश को लेकर पिछले कई सालों से काम न करवाने की शिकायतें मिल रही थी, उन पर एक्शन के लिए क्या एक होनहार की मौत का इंतजार किया जा रहा था? दरअसल जुलाई 2023 में डॉक्टर लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले सीईओ रितु माहेश्वरी ने अपने कार्यकाल में सफाई के लिए सख्ती से काम किया, लेकिन लोकेश के पदभार संभालते ही शहर में पानी की आपूर्ति और सीवर व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई। उनके विभाग के अधिकारी न जाने किस नींद में सोए थे कि उन्हें नोएडा साफ सुथरा लग रहा था,
लेकिन लोग गंदगी बढ़ने की लगातार शिकायतें कर रहे थे। इसके अलावा शहर में अवैध निर्माण बढ़ता गया, लेकिन लोकेश एम को ये अतिक्रमण नहीं दिखा। बरौला समेत ग्रेटर नोएडा के कई जगहों पर अवैध इमारतों का निर्माण होता गया, लेकिन कार्रवाई का जिम्मा रखने वाले अधिकारी कभी लेखपाल को तो कभी जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराते रहे। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन कंपनियों के द्वारा इस मॉल का निर्माण करवाया जा रहा था, उन पर नोएडा प्राधिकरण का करीब 3000 करोड़ का बकाया है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी इन पैसों का वसूल पाने में अभी तक नाकाम है। आज तक एक रिपोर्ट बताती है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, उस जमीन को 7 जुलाई 2014 को लोटस ग्रीन बिल्डर के नामों अलॉट की गई थी। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर इसका आवंटन तो हुआ, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि जिस जमीन का इस्तेमाल खेलों की बुनियादी ढांचे के लिए होना था, उसे कंपनियों ने अलग अलग लोगों को बेच दिया और यही मनमानी लोगों की जान ले रही है। फिलहाल इस हादसे के बाद सवाल बहुत सारे हैं, जिनका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि उसी सरकारी व्यवस्था के पास है जो युवराज की मौत का जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें।